हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं सीटेट 21 जनवरी 2024 के लिए मॉडल पेपर 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें मैंने 4 विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो ऐसे है कि आप अपना दैनिक कार्य करते हुए आराम से सुन सकते और अपना कार्य भी करते रहिए। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत है। ठीक है, विकास के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर जो विकास के सिद्धांत उनको यहाँ दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत, ये भी है। निरंतरता का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत। तो साथियों, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कैरोल गिलिगन ने उनके सिद्धांत की आलोचना की है। किस आधार पर आलोचना की है? पुरुषों की नैतिकता को कम महत्व देना? जी नहीं, इन्होंने तो पुरुषों की नैतिकता को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, लड़कियां अधिक कठोर होती, ये तो बिल्कुल गलत वाक्य है। इसके फोल्डिंग तैयार करने के कारण, इन्होंने ये भी कारण नहीं दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गिलिगन ने जो आलोचना का विषय चुना है, उन्होंने कहा है कि कोहलबर्ग ने महिलाओं की नैतिकता को अलग से ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ पुरुषों के बारे में ही बात कही है, पुरुषों की नैतिकता को ही महत्व दिया है। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर ही रिसर्च किया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। महिलाओं की नैतिकता को अलग से ध्यान न देने के कारण कैरोल गिलिगन ने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, जीन पियाजे के नैतिक विकास के चरण हैं। पूर्व नैतिक चरण 0 से 5 वर्ष, परायत्त नैतिकता 5 से 9 वर्ष, स्वायत्त नैतिकता 9 से 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, दिव्यांगों को आरक्षण में 4% आरक्षण कब से लागू हुआ? दिव्यांग संरक्षण अधिनियम 1995 से, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर है दिव्यांग संरक्षण अधिनियम 1995 से। दिव्यांग संरक्षण अधिनियम 1995 से। इसमें दिव्यांगों को 4% का आरक्षण इस अधिनियम से लागू हो गया था। इसमें जो दृष्टि दोष संबंधी दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको 1% आरक्षण मिलेगा। कितना? 1%। और मूक बधिर दिव्यांगजन को 1% का आरक्षण दिया गया है। अतिबाधित दिव्यांगजन को 1% का और बहुदिव्यांगता को 1% का आरक्षण दिया गया है। जबकि उच्च शिक्षा में दिव्यांगजन को 5% का आरक्षण दिया गया है। कितना? 5% का आरक्षण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत के चरण कौन कौन से हैं? अनुकरण, बिल्कुल सही है। साहचर्य, सबलीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखेगा। सबसे पहला चरण क्या होता है? भाषा सीखने का सबसे पहला चरण अनुकरण युद्ध होता है। साहचर्य का मतलब साथ के द्वारा बच्चे आपस में जब चर्चा करते हैं या बच्चे किसी बात सुनते हैं तो भी सीखते हैं। और सबलीकरण का मतलब होता है बच्चे को जब सिखाया जाता है, बेटा चाचा बोलो, बेटा मामा बोलो, बेटा पापा बोलो, इस तरह उसको सबलीकरण बल देकर उसको सिखाया जाता है। तो ये सभी भाषा विकास के सिद्धांत के चरण है। ठीक है, ये स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत के चरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, या उपर्युक्त सभी? बताइए, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा के प्रकार बताए उनमें जन्मजात अभिप्रेरणा, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे संवेग, कौन कौन से आते हैं? भूख, जैसे भूख है, हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं इसके अंदर आती हैं? भूख, प्यास, ठीक है, और नींद, विश्राम, ये सब जो दैनिक आवश्यकताएं, ये सब जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और जो अर्जित अभिप्रेरणा है, अर्जित अभिप्रेरणा है, वो हमें अर्जित करते हैं हम, ठीक है। उसको दो भागों में बांटा इन्होंने, कौन कौन से? एक व्यक्तिगत और सामाजिक। किसमें बांटा है? व्यक्तिगत और सामाजिक, दो भागों में बांटा है। व्यक्तिगत और दूसरा बांटा है सामाजिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यक्तिगत के अंतर्गत व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है आनंद। आनंद की अनुभूति व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में करता है, उसको व्यक्तिगत ही उसको आनंद की अनुभूति होती है। जीवन का लक्ष्य जो निर्धारित करता है उसका व्यक्तिगत लक्ष्य होता है व्यक्ति का, ठीक है। और अचेतन इच्छाएं, ये भी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं होती हैं। जो सामाजिक अभिप्रेरणा होता है उसमें सामुदायिकता आ जाती है, संग्रहशीलता, युद्ध प्रवृत्ति, ये सामाजिक अभिप्रेरणा का हिस्सा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, अधिगम सोपानकी के अनुसार निम्न अधिगम स्तर हैं, कौन कौन से? शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम और श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम। तो इसका सही उत्तर जो होगा, सही उत्तर डी नंबर, संकेत अधिगम। अधिगम सोपानकी का जो निम्न अधिगम स्तर है संकेत है। अगर पूछ लिया जाए कि अधिगम सोपानकी का जो उच्च स्तर होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा समस्या समाधान। क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आया भी है कि अधिगम सोपानकी का उच्च अधिगम स्तर क्या है, ये क्वेश्चन आया भी है यूपी टेट में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से मैं हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। असत्य कथन का चयन करो। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा के सामान्य रूप से परिचित कराना चाहिए, ये तो पूर्णतया सत्य है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने जो भाषा बोलते हैं मातृभाषा में, उसी भाषा में वो दूसरों की बात समझ पाते हैं, ठीक है। शिशुओं को उनके स्तर एवं कक्षा के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाए जाएं, बिल्कुल सही है। उन्हीं की भाषा के अनुसार ही उनसे बात की जाए और उन्हीं के अनुसार ही उनसे छोटे छोटे गीतों के माध्यम से मतलब उनको परिचित कराया जाए, जो भी उन्हें जिस टॉपिक के बारे में उनसे बातचीत की जा रही है उसके बारे में। शिशुओं से उनके रुचि एवं विषय पर ही बातचीत की जाए, बिल्कुल सही। शिशुओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाए, बिल्कुल गलत। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि डी नंबर, इस प्रश्न के अनुसार डी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। ये चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 9, अशुद्ध उच्चारण संबंधी दोष है। स्वरलोप दोष, स्वर भक्ति दोष, इकार उकार दोष, तो ये सभी अशुद्ध उच्चारण संबंधी दोष हैं, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण संबंधी दोष ये सभी है। बच्चे स्वर का उच्चारण करने में भी गलती कर देते हैं। ऊ को क्या गाएंगे? ऊ को ऊ बोलते हैं, ऊ, ठीक है। और जब उनको आ बोलना होता है तो का बोल देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वार्णिक छंद हैं शवैया, जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 22 से 26। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। तो ये सभी वार्णिक छंद हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मात्रिक और वार्णिक। वार्णिक छंद में वर्णों के आधार पर
वर्णों की संख्या के आधार पर इनकी गिनती की जाती है और मात्रिक में मात्राओं के आधार पर गिनती की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होगा। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन। ठीक है, और तन्वी का क्या हो जाएगा? स्थूल। तन्वी का विलोम क्या होगा? स्थूल। चिरंतन का क्या हो जाएगा? निरंतन। निरंतन। अनधिकृत का अधिकृत। अधिकृत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुक शब्द का तद्भव होगा। मधुक शब्द का तद्भव होगा। तो मधुत शब्द का तद्भव महुआ होगा। क्या होगा? महुआ। तद्भव महुआ होगा। अच्छा, ओझा। अब ये जो तीनों शब्द दिए गए ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो ओझा का तद्भव होगा उपाध्याय। क्या होगा? उपाध्याय। उपाध्याय। ठीक है। पसीना। पसीना का तत्सम क्या होगा? पसीना का होगा प्रश्विन। प्रश्विन। प्रश्विन इसका तत्सम होगा। ठीक है, और ये शक्र। शक्कर। शक्कर इसका क्या हो जाएगा? तत्सम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। जो किसी पर अभियोग लगाए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अभियोक्ता। जो किसी पर अभियोग लगाए उसका सही उत्तर होगा अभियोक्ता। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। अशुद्ध वाक्य की पहचान करो। अहिर्निश, खंडरित, जात्याभिमान, आधिक्य। तो इसका अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध होगा सी नंबर, जात्याभिमान। जबकि शुद्ध क्या होता है? जात्यभिमान। क्या होगा? जात्यभिमान। जात्यभिमान। ठीक है, ये शुद्ध होगा। ठीक, और ये जो अहिर्निश लिखा है इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको परीक्षाओं में अहिर्निश लिख के आपको दे देगा। अहिर्निशी, ऐसे शा में ई की मात्रा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से संस्कृत के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक पद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कर्मानुरूपम सर्वस्यापि जंतो पुनर्जन्म भवति। कर्म के अनुसार सभी मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च इति स्पष्ट मुक्तम गीतायाम। मनुष्य का मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, मनुष्य का जन्म के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात जन्म, ये गीता में स्पष्ट रूप से अंकित है। ठीक है, तो ही जायते तस्य मरणम ध्रुवम में वास्ति। तो मृत्यु एक निश्चित, मृत्यु अटल सत्य होती है। ठीक है, मृत्यस्य च कर्मानुसारम पुनर्जन्म सुनिश्चितम। मृत्यस्य च कर्मानुसारम पुनर्जन्म सुनिश्चितम। मृत्यस्य यानी मृतक के कर्म के अनुसार पुनर्जन्म सुनिश्चित होता है। तो इसके जो पद्यांश दिया गया है इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए उनको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है,
उपर्युक्त गद्यांश पठित्वा गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत, यानी उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसमें किस बारे में चर्चा की गई है बताइए? तो इसमें चर्चा की गई पुनर्जन्म के बारे में। किसके बारे में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जन्म। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, किम ध्रुवम अस्ति, यानी क्या सत्य है? सत्य क्या है? तो गद्यांश के अनुसार जातकस्य मृत्यु ध्रुवः मृत्यस्य जन्म ध्रुवम अस्ति, यानी जातक की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म, जन्म के पश्चात मृत्यु, ये पूर्णतया सत्य है। तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 तृतीया विभक्ति से संबंधित है। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, ये बिल्कुल सही है। सहयुक्ते प्रधाने पृथ्वीज्ञा नानाम अभिस्तृतीया, पृथ्वीज्ञा यानी पृथक के योग में, बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तुल्यार्थो तुलो तुलोम अपि अभ्याम तृतीया, इसके अनुसार भी तृतीया यानी तुलना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सह के योग में तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति। ठीक है, सह साकम का मतलब होता है साथ, सह साकम, साथ के योग में तृतीया विभक्ति। और पृथ्व्या यानी पृथक, पृथक, बिना, बिना के योग में तृतीया विभक्ति। तुलना, तुलना के योग में तृतीया विभक्ति, तुलना के योग में तृतीया विभक्ति। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन तीनों सूत्र के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18 सही वाक्य का चयन करो। ते नगरात आगच्छन्तु, वे नगर से बाहर आते हैं। तो बिल्कुल सही है, नगर से आते हैं, ये बिल्कुल सही है। यूयम पुस्तकात पाठम स्मरत, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्यात ना प्रमद, सत्य से आलस्य मत करो, ये भी बिल्कुल सही है। रामः विद्यालयम निर्गच्छतु, निर्गच्छतु, निर्गच्छत जब निर उपसर्ग लग जाती है, निर उपसर्ग लग जाती है, निर उपसर्ग, तो वहाँ पर निर्गच्छतु का मतलब होता है कि बाहर निकलता है, बाहर। ठीक है, बाहर जा रहा, कोई बाहर जा रहा है, यानी राम विद्यालय से बाहर जा रहा है, तो अलग हो रहा, अलग होने में अपादान, अपादान कारक लगता है पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, यहाँ पर जबकि द्वितीया विभक्ति लगी है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या निकल आएगा? रामः विद्यालयम निर्गच्छतु, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न यहाँ से SST के शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 गलत विकल्प का चयन करो। भूकंपीय तरंग पी ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में गमन करती है, बिल्कुल सही, ये तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। ठीक है, यस तरंग सिर्फ ठोस और गैस में गमन करती है, जी बिल्कुल सही। यल तरंग तीनों अवस्थाओं ठोस द्रव गैस के ऊपर उठकर धरातल पर चलती है, ये भी पूर्णतया सत्य है। पी भूकंपीय तरंगे 120 डिग्री का कोण बनाती हैं, जी नहीं, ये गलत है। 120 डिग्री का कोण नहीं बनाती, 145 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 145 डिग्री का कोण बनाती हैं। जबकि यस तरंगे 105 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने? 105 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 अभिकथन ए दिन के उच्चतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान को दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, ये जो अभिकथन दिया गया है, ए कह रहा है कि दिन के उच्चतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के दैनिक तापांतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ये बात पूर्णतया सत्य है। ठीक है, दैनिक तापांतर
और जबकि तर्क क्या दिया जा रहा है, दैनिक तापांतर, अधिकतम दैनिक तापांतर उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल में पाया जाता है। ये भी पूर्णतया सत्य बात कही जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ये दोनों ही वाक्य जो कहे जा रहे हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, सही मिलान करो। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। ये पूर्णतया सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में। ये भी सही है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। तो ये चारों जो मिलान दिए गए पूर्णतया सत्य है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, सही विकल्प का चयन करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना 1987 में हुई थी। जी, 1987 में हुई थी, बिल्कुल सही। यह वियना सम्मेलन का ही एक भाग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना सम्मेलन का ही एक भाग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करके ओजोन संरक्षण करना है। बिल्कुल सही, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भारत ने कब अपनाया था, 2008 में अपनाया था। कब अपनाया था, 2008 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, सत्य कथन का चयन करो। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी थी। भरहुप स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। बिल्कुल गलत, पुष्पमित्र शुंग ने नहीं करवाया था। जब नहीं आ गया तो क्वेश्चन, ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि भरहुप स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र ने ही करवाया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले अंग्रेज ने सोने के सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल गलत। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। किसने, हिंद यूनानियों ने। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। बिल्कुल गलत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी। नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय ने। किसने धारण की थी, विजयालय ने। नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। विजयालय ने निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया था। किसका, निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर। निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया था। ठीक है, निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर। ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन ने क्या किया था, वातापी राज्य का निर्माण किया था। किसका, वातापी राज्य का। वातापी राज्य का निर्माण किया था। ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया था, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसका, और ये प्रश्न यूपीटेट में पूछा भी गया है। ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अच्छा। और नंदीवर्मन द्वितीय ने क्या किया था, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और क्या किया था, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25,
भोजपुर झील का निर्माण भोजपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? भोजपुर झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने। ठीक है, राजा भोज ने करवाया था। और नागभट्ट प्रथम, ये इन्होंने क्या किया था? नागभट्ट प्रथम, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना। और धंग ने क्या किया था? धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया था। और जो मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग ने ही करवाया था। ठीक, मंदिर का निर्माण धंग ने ही करवाया था। और चलिए, और धंग चंदेल वंश के थे। ठीक है, धंग चंदेल वंश से संबंधित थे। चलिए, उपेंद्र नाथ ने क्या किया था? उपेंद्र नाथ परमार वंश के संस्थापक थे। किसके? परमार वंश के। किसके संस्थापक थे? परमार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उपेंद्र नाथ परमार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं फिर। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।